कौन कहता मोदी भ्रष्ट नहीं है? अब मैं कहता हूं मोदी भ्रष्ट है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। एक इनके ही एमपी हैं राज्यसभा के सीएम रमेश आंध्र प्रदेश से, सॉरी तेलंगाना से। जनवरी 2023 आप सोच सकते हैं कि बीजेपी का एक एमपी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। जनवरी 2023 के अंदर मैंने रिपोर्ट किया, पूरा एपिसोड है उसके ऊपर और काफी वायरल हो रहा है इस टाइम। सीएम रमेश बीजेपी के एमपी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एमपी हैं, कंपनी भी है उनकी ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। जनवरी 2023 के अंदर 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, एक करोड़ के 5। एक बीजेपी के एमपी को जरूरत क्या पड़ गई साहब कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे? साहब कहते हैं ये पैसा कम है, तो वो ये कहते हैं कि कुछ दे दो पहले। तो सनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, कीमत करीब करीब 2400 करोड़, उनको दे दिया गया पूरा कॉन्ट्रैक्ट 2400 करोड़ का। फिर साहब ने कहा, रमेश साहब 5 करोड़ बहुत कम है। कहता साहब कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, मार्च में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कहते कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, पैसा बढ़ा दो। कहता हम बढ़ा देता हूं। मार्च में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है 5 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बदले। अप्रैल के अंदर, एक महीने बाद तुरंत, ये 2023 के जनवरी से अप्रैल तक, ये जनाब 40 करोड़ के और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते अपने नाम पर। आप देखिए, एक बीजेपी का एमपी सीएम रमेश आंध्र तेलंगाना से पहले 5 करोड़ खरीदता है। 5 करोड़ के बदले में उसे मोदी जी 2400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट देते हैं सनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक हिमाचल प्रदेश में। कहते पैसे कम है, कहता और दूंगा सर, पैसे आएंगे तुरंत। अगले महीने मार्च में आवंटन के बाद में 40 करोड़ का खरीद लेते हैं। बहुत याराना लगता है सुजाता जी, ऐसा याराना कहां मिलेगा? और कौन कहता है कि आप भ्रष्ट नहीं हैं? अब इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या मिलेगा कि आप अपने एमपी से भी पैसे लेते हो कॉन्ट्रैक्ट देने के, और वो भी पहले भी देते हो और बाद में भी। मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द फेबुलस केसेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जहां पर बीजेपी का एमपी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है और फिर 5 करोड़ के खरीद देके फिर 40 करोड़ देता है, 45 करोड़ के बॉन्ड खरीदता है और कहेगा और पैसे आएंगे तो और दूंगा। ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दक्षिण भारत, सीएम रमेश, बीजेपी एमपी, राज्यसभा। हथौड़ा मारने का वक्त है सुजाता जी। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। आप जो बता रहे हैं ये तो एक मामला है, भगवान ही जाने कि अभी तो कितने मामले खुलने बाकी है। और जो डेटा जिसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है ये 2019 के बाद का डेटा है। 2019 के पहले भी, क्योंकि ये बॉन्ड जब आया उसके बाद 2019 का चुनाव आया था, तो 2018 में जिसने खरीदा, और वो अमाउंट अगर देखें परसेंटेज के हिसाब से तो वो भी कोई कम तो है नहीं, क्योंकि वो 3000 से ज्यादा का अमाउंट है। अब जब वो खुलेगा तभी पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जो बातें करते हैं उनका चाल चरित्र चेहरा कैसा है। अब ये बात नहीं है कि इनका चाल चरित्र चेहरा सब जानते हैं, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सब पहचानते हैं। अब तो है प्रधानमंत्री उगाही करने वाले एक्सटॉर्शनिस्ट है, प्रधानमंत्री घूसखोरी करने वाले व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री झूठ भी बोलते हैं, उगाही कर कर सत्ता में बैठे रहने के लिए क्या नहीं करते हैं। ये भूल जाना चाहिए कि कौन से वादे किए। मगर हाँ, आपके एक श्रोता हैं जिन्होंने अभी कहा कि जो बातें इन्होंने कही थी, संजय गुप्ता जी शायद उनका नाम था, कि जो वादे इन्होंने कहे थे जनता को करे थे 2013-14 में, वो जनता के सामने आने चाहिए। निश्चित तौर पर उसको सामने लाना बेहद जरूरी है। मगर जिस तरीके से पूरा सिस्टम आज मोदी जी के हाथ में है, एंड ही इज होल्डिंग देम टू रैंसम, ये बता रहा है कि कोई व्यक्ति कितना भ्रष्ट हो सकता है। और अगर बार बार ये कह रहे हैं कि इनके केवल इनके ही नाम पर वोट दिया जाए,
तो मुझे लगता है गुजरात की जनता को वो ये कहेंगे तो शायद उसका कुछ असर किसी हद तक हो सकता है अब, लेकिन उसका असर वैसा नहीं होगा जब आप पहली बार आते हैं। पहली बार तो कोई किसी को जानता भी नहीं है और देश पहचानता भी नहीं था, तो देश को लगा कि ये व्यक्ति जो आ रहा है ये सचमुच में बदलाव लाएगा। और मैं बताती हूँ आपको, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग उस वक्त मिलते थे जो कहते थे कि नहीं 2002 में जो भी कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत विकास किया है गुजरात का। गुजरात मॉडल देखा नहीं था किसी ने। अब तो आपको पता है पिछले साल सूरत में और अन्य जगहों में भैंसें जो हैं वो पानी में बह रही हैं, पानी किस तरह जमा हो रहा, और तमाम तरह के भ्रष्टाचार हम देख ही चुके हैं कि हर जगह पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया। भाई आप बताइए कि जब पोरबंदर के पास से बार बार बड़े बड़े जखीरे पकड़े जा रहे हैं ड्रग्स के, जो सीधे पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो ये बात साफ नहीं हो जाती कि छोटे छोटे जखीरे पहले आ रहे थे और अब ये बड़े वाले आए हैं, इसमें से 2 पकड़े गए, तो इससे तो यही कहा जाएगा कि भाई बहुत अच्छा काम किया हमारे जो नेवी ने है। लेकिन साथ में ये सवाल भी उठेगा कि ऐसे कितने जखीरे इन्होंने छोड़ दिए जो पकड़े नहीं गए, जो इनकी आंखों के सामने नहीं आए। भाई सच्चाई है कि प्रधानमंत्री जी के राज्य, गृह राज्य से ये माल आता रहा और पूरे देश में बट रहा था, और हम उड़ता पंजाब की बात कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं कि उड़ता गुजरात चल रहा है। अब आप देखिए कि पूरे सिस्टम का कैसा दुरुपयोग है। आज मुझे एक मैसेज आया, और ये नया एक मैसेज था विकसित भारत के नाम से। ये वेरीफाइड अकाउंट से मैसेज आ रहा है, और पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी जो भारतीय हैं वो उनको आ रहा है। जानते हैं इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? पहली बात तो है कि ये हमारा डेटा है, इनके पास कैसे आया? कैसे आया ये डेटा कि हम सबके पास ये मैसेज आ रहा है? दूसरी बात, अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू है। राजीव कुमार जी से पूछेंगे अगर कि भाई आप हेट स्पीच पे प्रधानमंत्री और अमित शाह के ऊपर कार्रवाई नहीं करते, क्या आप करेंगे अगर उनके खिलाफ शिकायत आएगी? तो वो क्या करेंगे जब मैसेजेस आ रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के दौरान विकसित भारत के ऊपर प्रधानमंत्री का लिखित खत, वो प्रधानमंत्री के रूप में बता रहे हैं कि भारत विकसित हो रहा, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या आपके आइडियाज हैं आपके मन में, उनके बारे में बताइए। तो ये क्या चल रहा है? अब ये दिखाई नहीं दे रहा हमारे चुनाव आयोग को, मगर कार्रवाई होगी नील बटा सन्नाटा। ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं, मगर उस पे आपने देखा कि जो उनके पद को की गरिमा को पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता, वो उन्होंने किया जब उन्होंने मजाक उड़ाया उन लोगों का जो बार बार ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। वो जब उस कुर्सी पे बैठे हैं ना, तो उस पद की गरिमा को समझते हुए उन्हें केवल जवाब देने की जरूरत है, मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं। और आप जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना वोरा जी, उसको मैं ये कहूंगी कि ये इलेक्टरल बॉन्ड की बात हो रही है और दूसरी तरफ लोग पीएम केयर्स फंड की बात कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए, एक तो है पीएम केयर्स फंड, बिकॉज पीएम डज केयर नॉट अबाउट यू, मी और एनीबडी, ही केयर्स अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में केयर करते हैं। और दूसरा जिसको आप इलेक्टरल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, वो है पीएम केयर्स फंड। पीएम डराते हैं वैसा वाला फंड है, डराकर चंदा ले लो, उसके बाद धंधा दे दो, मगर फिर रास्ता खुला रखो और चंदा लेते रहने का। और किस लिए? ये इसलिए क्योंकि इनके जो कार्यकर्ता हैं वो तो भ्रमित रहेंगे ही, लेकिन इनके ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनको जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें धंधा मिल रहा है। किसी के एनजीओ में एफसीआरए से पैसा आ रहा है, सरकारी पैसा आ रहा है, मगर उस पर सवाल नहीं है। लेकिन अगर कोई इन पर सवाल उठा रहा है और उसके एनजीओ में पैसा आ रहा है, तो उसका एनजीओ बंद हो जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी कि न केवल कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को इन्होंने फ्रीज किया है, मगर हर वो सिस्टम जो इनसे सवाल उठाता है उसको दबाने के लिए ये पूरा सिस्टम तैयार करके बैठे हुए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा जब इन पर चल रहा है, तो बताइए कि इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है कि आज हमने 2 लिस्ट देने को पहले तैयार नहीं हुए, फिर 2 लिस्ट दे दी, फिर उसमें नंबर नहीं दिया। तो ये बता रहा है इनका डर। अभी मैं आपको उत्तराखंड की बात बताऊं तो उत्तराखंड और तेलंगाना दोनों छोटे राज्य हमेशा इलेक्शंस में पहले फेज में कंप्लीट हो जाते थे, मगर आप जानते हैं
कि सैचुरेशन पॉइंट हो चुका है उत्तर भारत में, तो दक्षिण भारत में आज भी उन्होंने तेलंगाना में एक रैली करी और वो इसलिए तेलंगाना की डेट भी बाद में आ रही चौथे फेज में। क्यों? ताकि प्रधानमंत्री को मौका मिले वहां जाकर वे पूरी तरह से अपना प्रचार प्रसार करें। और कितने झूठ बोलते हैं। आज बात कर रहे थे कि कौन सी शक्ति के बारे में राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो बात कर रहे हैं उस शक्ति के बारे में जो संविधान की शक्ति है, जिसको नजरअंदाज किया गया। राहुल गांधी जी तो बात कर रहे हैं उस शक्ति के बारे में जिसका दुरुपयोग हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जब वो लोगों को धमकाने का काम करते हैं, जब वो हमारे संविधान पर प्रहार करते हैं, तो जो सत्ता में उन्हें बैठाया गया, जो सत्ता ने उन्हें शक्ति करी, उसका दुरुपयोग करके वो जाके तेलंगाना में बहुत सारी आज बातें कह रहे थे और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। वो कह रहे हैं कि वहां पर सब मोदी को गाली दे रहे हैं और मैं वहां की कम्युनिकेशन इंचार्ज हूं कांग्रेस पार्टी की और मैं आपको बता रही हूं कि ये सब कह रहे हैं कि यहाँ तो मोदी के बारे में कोई जानता नहीं, इसलिए उनका नाम तो कोई लेना भी मत और कोई ले भी नहीं रहा, क्योंकि आपको बीजेपी बोलना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे वहां पे हमारे प्रवक्ताओं ने कहा, लीडर्स ने कहा कि भाई आपको बीजेपी बोलना पड़ेगा, तब लोग पहचानेंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप मोदी मोदी और वो मोदी बोलते हैं, कह रहे मोदी मोदी करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं। और ये फाइट जो है अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है और बीआरएस जो है वो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि 9 जगहों पर जहां बीजेपी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करे, वहां पे डमी कैंडिडेट है बीआरएस के। जहां बीआरएस बाकियों में अपने कैंडिडेट खड़े कर रहा है, वहां पर डमी कैंडिडेट है बीजेपी की। और एक सीट है एमआईएम को जो जानी है, वहां माधवी लता को टिकट दिया है। और इनके राजा सिंह जो सिटिंग एमपी है भाजपा के, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इनको टिकट क्यों, गोशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जी बिल्कुल, मगर उनका सोशल बैकग्राउंड है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि इनको टिकट क्यों दिया, ये तो इनका तो कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो यानी कि अपने कैंडिडेट को कमजोर कर देना सिटिंग एमपी के द्वारा और बीजेपी के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाना। क्यों? क्योंकि एमआईएम को वो सीट जिताने की कोशिश है बीजेपी की। तो ये सारी टैक्टिक्स हम समझ रहे हैं, मगर हम जिसकी बात कर रहे हैं, आखिरी बात कह रही हूं, हम जिसकी बात कर रहे हैं और जो हमारा नैरेटिव है वो है न्याय। ये है हमारा नैरेटिव और हम बात कर रहे हैं केवल इसके बारे में कि हम युवाओं को न्याय देंगे, हम महिलाओं को न्याय देंगे, किसानों को न्याय, हमारे श्रमिकों के लिए न्याय और हिस्सेदारी। अभी मैंने आपको युवा न्याय के बारे में बताया, उसी तरह से बाकी सारे न्याय के बारे में बात है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको अब हाथ वाला बटन दबाना होगा, क्योंकि कांग्रेस जीतेगी तो तभी आपकी अपनी सरकार बनेगी, एक व्यक्ति की नहीं, संविधान वाली सरकार बनेगी। जी मेरा आपसे एक